हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज जो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में। यानी कि ब्लूम के जो शैक्षिक उद्देश्य थे, कौन कौन से शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया। बेसिकली हमारे जो लर्निंग के 3 डोमेन होते हैं, उन सभी डोमेन के बारे में हम लोग आज अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। तो डोमेन्स में हम लोग यहाँ पे कॉग्निटिव डोमेन हमारा, उसके बाद हमारा अफेक्टिव डोमेन और उसके बाद हमारा साइकोमोटर डोमेन, ये तीनों डोमेन जो थे, इन तीनों के बारे में हम अच्छे से विस्तृत चर्चा करेंगे। एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। हम लोग बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि चीज़ें आपको क्लियर भी हो जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते, बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। ओके, सो सबसे पहले देखो क्या है कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, टेक्सोनॉमी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी यानी कि ब्लूम के जो शैक्षिक उद्देश्य थे उनका वर्गीकरण हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि टेक्सोनॉमी क्या होती है। ठीक है, तो शुरुआत से चलते हैं। सबसे पहले टेक्सोनॉमी देखेंगे। जब हम टेक्सोनॉमी की बात करते हैं तो टेक्सोनॉमी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का एक वर्गीकरण। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को वर्गीकृत कर देना, किसी चीज़ को क्लासिफिकेशन कर देना, वर्गीकरण कर देना, उसे हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो कि आप लाइब्रेरी में जाते हो, आपको अलग अलग किताबें दिख जाती हैं, हर एक किताब का वर्गीकरण अलग अलग किया गया है ना। आप जाओगे, इंग्लिश लिटरेचर की बुक अलग है, आपका हिंदी लिटरेचर की बुक अलग होती है। इसी तरह से टेक्सोनॉमी का काम होता है कि वर्गीकरण करना। तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के जो उद्देश्य थे हमारे, उनका वर्गीकरण कर दिया गया। ठीक है, किसका वर्गीकरण किया गया? शिक्षा के जो उद्देश्य होते हैं, यानी कि हम जो भी पढ़ाते हैं, हम जो भी टीच करते हैं, हमारा कोई ना कोई बच्चों को पढ़ाने का ऑब्जेक्टिव होता है। तो उन ऑब्जेक्टिव्स का क्या कर दिया गया? वर्गीकरण कर दिया गया, जिसे टेक्सोनॉमी कहा जाता है। अब ये जो वर्गीकरण था, ये 3 क्षेत्रों में किया गया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम कोई भी चीज़ सिखाते हैं बच्चों को, तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चों के व्यवहार में क्या लाना? परिवर्तन लाना। जब भी हम लर्निंग की बात करते हैं, अधिगम की बात करते हैं, तो अधिगम का मतलब ही यही होता है कि बच्चे के क्या करना? व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो अब जब आप व्यवहार की बात करते हो, तो हमारे व्यवहार में क्या चीज़ें आ जाएंगी? हमारे व्यवहार के कितने पक्ष हो गए? 3 पक्ष। ठीक है, हमारे जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, जो अधिगम है, बेसिकली हमारी लर्निंग के जो डोमेन्स हैं, वो कौन कौन से हैं? 3 डोमेन हैं। आपका सबसे पहले आता है कॉग्निटिव, उसके बाद आपका अफेक्टिव, उसके बाद साइकोमोटर। जैसे कि मैंने ऊपर लिख दिया है, तीनों डोमेन। ठीक है, तो हमारी लर्निंग में जब हम परिवर्तन ला रहे हैं बच्चे के व्यवहार में, तो उन 3 क्षेत्रों में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इसमें परिवर्तन लाएं। और इन्हीं 3 क्षेत्रों में कुछ ऑब्जेक्टिव्स कहे गए, कुछ उद्देश्य कहे गए, जिसे टेक्सोनॉमी का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से लर्निंग के, हमारे अधिगम के कितने पक्ष हैं? 3 पक्ष हैं। हमारा संज्ञानात्मक, हमारा जो है भावात्मक, और हमारा साइकोमोटर, जिसे हम क्रियात्मक पक्ष कहते हैं। ठीक है, इन 3 पक्षों के बारे में हम विस्तार से जो है अब हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले 2-4 बातें और याद रखना। जब हम यहाँ पे व्यवहार के 3 पक्षों की बात करते हैं, हमारे लर्निंग के 3 पक्ष होते हैं, हमारे ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तीनों ही पक्षों के ये क्या है, जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, ये कुछ हमारे क्या होते हैं? लेवल्स होते हैं, कुछ वर्गीकरण होते हैं, कुछ लेवल्स होते हैं, जिससे हम बच्चों को लोअर से हायर की तरफ क्या करते हैं? ले जाते हैं। आप कुछ भी पढ़ाते हो बच्चों को, तो आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि बच्चा जो है यहाँ से लेकर के ऊपर तक जाए। तो ये हर एक डोमेन में कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे हम उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, टेक्सोनॉमी ये चीज़ हमें बताती है कि हम कैसे कैसे उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। अब हम चलेंगे सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन की तरफ। ठीक है, और कॉग्निटिव डोमेन से एक बात याद रखना कि 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। कौन सा डोमेन? आपका बेसिकली जो शैक्षिक उद्देश्य थे उसको दिया गया था, लेकिन ब्लूम का काम, जो अगर मेनली हम देखेंगे तो ब्लूम का काम सबसे ज़्यादा किस पर है? हमारे कॉग्निटिव डोमेन पर है। बाकी के जो डोमेन है, भावात्मक डोमेन पे काम किसका था? क्रैथवॉल और मारिया का। क्रैथवॉल और एंड मारिया का काम था। ठीक है, मारिया का काम था, दोनों का काम भावात्मक पक्ष पे था। और क्रियात्मक पक्ष पे काम जो है सिम्पसन तथा हैरो,
ये दो लोगों का नाम याद रखना, ठीक है। जो ये क्या थे, ब्लूम के सहयोगी थे, जिन्होंने आगे जो डोमेन्स थे इनको दिया था। ब्लूम का काम जो है वो कॉग्निटिव पर है, याद रखना ब्लूम का काम कॉग्निटिव डोमेन पर है। भावात्मक डोमेन का काम जो है क्राथवाल एंड मारिया का था, और जो क्रियात्मक पक्ष था उस पर उसका काम किसने किया था, सिम्पसन, हैरो एंड एक और नाम याद रखना डेव ने, एक नाम आता है डेव। इन तीनों लोगों ने अपने अपने तरीके से क्या किया था कि जो क्रियात्मक पक्ष होता है हमारा उसको वर्गीकरण किया था, ठीक है। अब एक एक पक्ष पे हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, इतनी चीज़ें याद रखना। सबसे पहले हमारा आता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का संबंध किससे है, सबसे पहले ये याद रखना है आपको। तो कॉग्निटिव की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग से होता है, ठीक है। अब आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो उसमें हमारा दिमाग इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा। हम बच्चा माइंड से सोचेगा कि नहीं सोचेगा, बच्चा तर्क करेगा, चिंतन करेगा, समस्या समाधान करता है, चीज़ों को अंतर करता है, हर चीज़ करना, तो वो आपका कॉग्निशन का पार्ट है, हमारे मस्तिष्क का पार्ट होता है हमारा कॉग्निटिव डोमेन, जिसे ज्ञानात्मक कहा जाता है। तो पहले हम ज्ञानात्मक पक्ष की बात करेंगे। अब इसके कुछ क्या बताए गए, ऑब्जेक्टिव्स बताए गए, कुछ क्लासिफिकेशंस बताए गए, जैसे भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस हिसाब से क्या होता है कि बच्चा जो है एक एक ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करता जाता है। कुछ लेवल्स होते हैं हमारे, तो इनको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपका यहाँ से ही बनता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉग्निटिव डोमेन में हमारा सबसे लोअर लेवल में आता है ज्ञान। क्या आता है, ज्ञान आता है। तो जब भी हम ज्ञान की बात करेंगे, ज्ञान का संबंध किससे आता है भाई, चीज़ों को परसीव करना। सबसे पहले आप कोई भी चीज़ बच्चे को समझा रहे हो, कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हो, तो उसमें क्या आता है, उसमें सबसे पहले ज्ञान आता है, ठीक है। तो ज्ञान जो है, अगर मैं ज्ञान की बात करूं, समझ की बात करूं और एप्लीकेशन की बात करूं, ये जो है हमारे लॉट्स टाइप के ये हमारे डोमेन होते हैं। यानी कि लोअर लेवल या फिर लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कर दो, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है कि लोअर लेवल थिंकिंग स्किल्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो हमारा ज्ञान, समझ और प्रयोग, ये हमारे लोअर लेवल में आता है। और एनालिसिस सिंथेसिस जो है हमारा मिडिल ऑर्डर में आता है। किसमें, मिडिल ऑर्डर, मध्य में। और सबसे हाईएस्ट, अगर मैं पूछूं कि हाईएस्ट लेवल क्या है, ब्लूम टेक्सोनॉमी का सबसे उच्चतम जो लेवल है वो क्या है, मूल्यांकन है। तो लोअर लेवल में क्या आता है, ज्ञान, समझ, प्रयोग। उसके बाद आपका मिडिल ऑर्डर में विश्लेषण, संश्लेषण, और सबसे ऊपर लेवल में हमारा हाईएस्ट लेवल आता है। ये जो हमारा विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन है, इसे हम हाईयर ऑर्डर में भी जो है इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये याद रखना था। अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये जो लिखा है ये है क्या, है ना, इसको तो समझ में आना चाहिए ना कि क्या चीज़ें हैं। तो जब भी हम कोई चीज़ पढ़ाते हैं, एक एग्जाम्पल लेंगे हम और वहाँ से चलेंगे। सबसे पहले आता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब है कि भाई आप कुछ पढ़ाना चाहते हो, बच्चों ने जो चीज़ समझा, किसी चीज़ को डिफाइन कर देना, किसी चीज़ को बता देना, किसी चीज़ को सिर्फ याद कर लेना आपके नॉलेज का पार्ट है। मतलब कि किसी चीज़ का सिर्फ ज्ञान हो जाना आपके पहले वाले में आएगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, मान लो मैं बच्चों को कोई चीज़ समझा रही हूँ, मान लो मैं हिंदी का कोई पार्ट समझा रही हूँ। अब हिंदी में फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं कि भाई हिंदी में संज्ञा पढ़ा रही हूँ, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, संज्ञा। तो ज्ञान में मेरा क्या आएगा कि जो छात्र हैं, छात्र संज्ञा की परिभाषा बताएंगे, छात्र संज्ञा की क्या बताएंगे, परिभाषा बताएंगे। ये जो मैंने लिखा कि जब आप संज्ञा पढ़ाने जा रहे हैं, नाउन पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को, तो बच्चा सिर्फ और सिर्फ आपको संज्ञा की डेफिनेशन देगा। वो बताएगा कि मैम जी, सर जी, संज्ञा ये होता है, संज्ञा को बताएगा, उसके टाइप्स को बता देगा। संज्ञा बता दिया, टाइप्स बता दिया, तो ये ज्ञान है। आप कोई भी चीज़ पढ़ाने के लिए क्लास में आए हैं तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, ज्ञान लेवल पे आपको बताएगा कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा के कुछ प्रकारों को वो आपको बता देगा। तो ये सबसे लोएस्ट लेवल हमारा होता है ज्ञान। मतलब कि बच्चे को ज्ञान है, वो बता दे रहा है जो भी वो पढ़ रहा है। दूसरी चीज़ आती है, उसके बाद हमारा आता है समझ। समझ क्या होता है, अब समझ में क्या आएगा कि संज्ञा की परिभाषा तो उसने बता दी, लेकिन यहाँ पे वो क्या करेगा, संज्ञा व सर्वनाम में
अंतर कर देगा, क्या करेगा, अंतर करेगा, ठीक है। यहाँ पे वो आपको सूची बना के देगा, सेकंड वाले में उसको समझ जब होगी, ज्ञान के बाद बच्चे का क्या होता है, समझ होता है, मतलब उसको उस चीज की अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब वो संज्ञा शब्दों को पहचान सकता है, संज्ञा शब्दों को सूची बना सकता है, उसे पहचान सकता है। आपने बच्चों को कोई चीज़ दे दी बुक में और आपने बोला कि बेटा यहाँ इसमें से संज्ञा शब्द मुझे बताइए, तो बच्चा इजीली आपको बता देगा कि सर जी, मैम जी, ये संज्ञा है, ये है, ये है, ये है, ये है। कहने का मतलब कि उसका जो ज्ञान था, उसके ज्ञान के आधार पे उसने क्या किया कि चीज़ों की पहचान करने लग गया, सूची बनाने लग गया, अंतर करने लग गया, तो ये आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरा लेवल जो आता है हमारा, वो हमारा आता है प्रयोग, ठीक है। अब प्रयोग में क्या होता है कि संज्ञा को वाक्यों में प्रयोग करने लग जाएगा। आपने बच्चों को 4 शब्द दिए, वो उसको यूज करने लग गया, सेंटेंसेस बनाने लग गया, तो ये आपके एप्लीकेशन में आ जाएगा। जब बच्चा अपने लाइफ में संज्ञा के शब्दों को यूज करना स्टार्ट करता है, वो उस चीज को करता है, वो वाक्यों को बनाता है, एक्सरसाइज को सॉल्व करता है बुक में से, तो वो उसका प्रयोग हो गया। प्रयोग के बाद हमारा क्या आता है, ये तीनों हमारे क्या थे, लोअर लेवल थे, ये तीनों क्या है, हमारे लोअर लेवल। उसके बाद बच्चा विश्लेषण करता है। अब विश्लेषण में ध्यान से सुनना, विश्लेषण क्या होता है, विश्लेषण में होता है कि दिए हुए किसी भी तथ्यों को अलग अलग करके देखना। मतलब कि आपके सामने कोई समस्या है, समस्या अगर कोई है, कोई भी समस्या है, कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को आप क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, आपने क्या कर दिया, किसी भी समस्या को अनेक टुकड़ों में तोड़ के देख लिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि संज्ञा के जितने भी प्रकार हैं, मैंने बोला बच्चों को कि बेटा एक काम करो, संज्ञा के जितने भी प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जितने भी प्रकार हैं, उनको आप क्या करो, अलग अलग करके उनको एनालिसिस करो। अब बच्चा वहां विश्लेषण करेगा कि जातिवाचक संज्ञा ऐसा होता है, भाववाचक संज्ञा ऐसा होता है, और हमारे जितने भी द्रव्यवाचक संज्ञा है वो ऐसे होते हैं। तो जो भी जितने भी नाउन्स के जो काइंड्स ऑफ नाउन है, उनको बच्चा क्या करता है कि डिफरेंट चीज़ों को तोड़ के देखता है, हर एक का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक वो यहाँ पे फाइंड आउट करना सीख जाता है। तो ये कब आता है, हमारा प्रयोग के बाद आता है। बच्चे को प्रयोग करना आ गया, वो यूज कर ले रहा है सेंटेंसेस में, उसके बाद वो विश्लेषण करता है। विश्लेषण के बाद आता है हमारा संश्लेषण। संश्लेषण में क्या होता है, संश्लेषण विश्लेषण का उल्टा होता है, और याद रखना कि विश्लेषण के बाद ही संश्लेषण किया जाता है। संश्लेषण का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम को कलेक्ट करना, मतलब कि आपके देखो, विश्लेषण में था कि आपके सामने पहले से ही एक प्रॉब्लम थी, उसको आपने तोड़ दिया, तो ये आपका विश्लेषण हो गया। जब हम संश्लेषण की बात करते हैं तो इन चीज़ों को तोड़ने के बाद, ध्यान से समझना, जो भी मैंने यहाँ फैक्ट को कलेक्ट किया, जो भी मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम को तोड़ा, इस प्रॉब्लम को तोड़ने के बाद जब मैं एक सॉल्यूशन पे जाती हूँ, जब मैंने एक इसका क्या निकाला, समाधान निकाला, एक चीज निकाला, तो वो आपका संश्लेषण होता है। संश्लेषण में आप क्या करते हो कि जो भी चीजें आपने तोड़ी, जो भी समस्या को आपने पार्ट्स में डिवाइड किया, उसको आपने एक साथ क्या कर दिया, उसको जोड़ दिया, ठीक है। तो संश्लेषण में क्या करते हैं, हम चीज़ों को एक ही प्रकार से क्या करते हैं, हम उसको कंक्लूड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे बच्चा संज्ञा के विभिन्न प्रकारों को अलग अलग करके, समस्या को विभिन्न भागों में तोड़ करके वो उसको विश्लेषण करने लग गया, उसके बारे में जानने पहचानने लग गया। और संश्लेषण में क्या करेगा, मैं बोलूँगी कि बेटा अब इसके जो आपने ये जो भी विभिन्न प्रकारों को तोड़ा है, इसको आप क्या करो, इन सभी प्रकारों के मुझे एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से बना करके दे दो। तो वो मेरा क्या हो गया, संश्लेषण हो गया। कि जब आपने किसी भी जो भी आपके सामने फैक्ट थे, आप उसको ले करके आपने एक क्या निकाला, एक इवैल्यूएशन निकाला, आपने एक जो है समस्या को जोड़ दिया, यानी कि विभिन्न समस्याओं को जोड़ करके देखना हमारा संश्लेषण में आ जाता है। उसके बाद विश्लेषण संश्लेषण हमारे 2 आ गए। इसके बाद याद रखना, विश्लेषण के बाद ही संश्लेषण किया जाता है, दोनों प्रक्रिया साथ में ही चलती हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग है। उसके बाद हमारा मूल्यांकन आता है, सबसे हाईएस्ट, सबसे उच्चतम जो स्तर है ब्लूम टैक्सोनॉमी का, वो है हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या करता है कि फाइनली बच्चा वैल्यू जजमेंट करता है,
फाइनली वो चीज़ों को मूल्यांकन करना सीख जाता है कि क्या चीज़ कैसे है क्या नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ों का वो इवैल्यूएट करने लग जाता है कि हाँ भाई हम अपनी डेली लाइफ में संज्ञा शब्दों का कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, क्या हम किस सिचुएशन में कैसे यूज़ करते हैं, वो चीज़ों को समझने लग गया, वो उसको उसकी वैल्यू पता चल रही है। तो ये आपका इवैल्यूएशन का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे ब्लूम टैक्सोनॉमी के लेवल, ज्ञान, समझ, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ये कुल 6 हमारे क्या थे, लेवल थे। कितने लेवल थे कुल, ये हमारे 6 हमारे लेवल थे ब्लूम टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक पक्ष में, जिसमें से जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है। अब एक बात और याद रखना यहाँ पर सभी लोग, यहाँ पर ब्लूम टैक्सोनॉमी को रिवाइज किया गया। क्या किया गया, ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये हमारी 1956 वाली ब्लूम टैक्सोनॉमी है जो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी। ये कौन सी ब्लूम टैक्सोनॉमी है, 1956 वाली है। 2001 में, सन 2001 में इसको क्या कर दिया गया, संशोधित कर दिया गया। सन 2001 में ब्लूम टैक्सोनॉमी को संशोधित किया गया और ज़्यादा बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो संशोधित वाली टैक्सोनॉमी से भी पूछा जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ तीन जो नेम है जो कि इसमें बदले गए उनको आपको याद रखना है, ठीक है। किसने किया था, एंडरसन ने किया था। याद रखना कि इसको किसने किया था, एंडरसन ने इसको संशोधित किया और एंडरसन ने संशोधित किया। और यहाँ पर जो नॉलेज था, नॉलेज की जगह पर उसने क्या नाम दिया, रिमेंबरिंग। क्या नाम दिया, रिमेंबरिंग। बस इतना याद रखना है। सबसे पहला ये वाला उन्होंने किया था रिमेंबरिंग, नॉलेज की जगह पे क्या नाम दिया, रिमेंबरिंग का नाम दिया। और ये जो मूल्यांकन था इसको इधर ले आए और जो संश्लेषण था इसको इधर ले आए। संश्लेषण को क्रिएटिंग कहा गया और मूल्यांकन को जो है यहाँ पर कहा गया आपका मूल्यांकन को कहा गया यहाँ पे सिंथेसाइज, ठीक है, सिंथेसाइज। तो इस तरह से क्या किया गया कि क्रैथवाल ने इसमें 2001 में, क्रैथवाल कह रही हूँ, एंडरसन ने इसमें कुछ चेंजेस लाए थे, ठीक है, जिसमें से आपका रिमेंबरिंग हो जाएगा ज्ञान की जगह पे, बाकी अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन वगैरह सारे सेम है। मूल्यांकन को सिंथेसिस कर दिया गया, सिंथेसिस को क्रिएटिंग कर दिया गया। ये आपको याद रखना है, ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला हमारा डोमेन आता है लर्निंग का। अगला डोमेन हमारा क्या है, अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि संज्ञानात्मक डोमेन के कौन कौन से पक्ष होते हैं और हमने डिस्कस किया कि कैसे कैसे बच्चा जो है कोई भी चीज़ सीखता है तो कैसे कैसे वो उद्देश्यों की प्राप्ति करता है, कैसे कैसे वो ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग और विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन करता है किसी भी चीज़ को सीखने में या शिक्षा में जब हम सीखते हैं कुछ। उसके बाद देखो हमारा ये वाला पक्ष, हमारा जो दिमाग से रिलेटेड पक्ष था वो हमारा कंप्लीट होता है और 2 पक्ष और दिया गया, ठीक है। सबसे पहला पक्ष आता है हमारा भावात्मक। संज्ञानात्मक के बाद भावात्मक पक्ष क्या था, देखो इसमें भी कुछ 5 टाइप दिए गए थे। अब ये टाइप को डिस्कस करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जब बहुत बेसिक करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, लेकिन हमें कुछ एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सबसे पहले भावात्मक पक्ष हमारा रिलेटेड है हमारी फीलिंग, हमारे भावों से, हमारी फीलिंग से रिलेटेड होता है हमारा भावात्मक पक्ष। सबसे पहला आता है कि जब भी हम कोई चीज़ लर्न करते हैं, आप कोई चीज़ सीखते हो तो हमारी फीलिंग क्या होती है वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले होता है रिसीविंग, यानी कि आप कोई चीज़ सीखने जा रहे हैं तो आप पहले उस चीज़ को रिसीव करते हैं। मान लो ये वीडियो मैं आप बना रही हूँ तो आप पहले क्या करेंगे, आप पहले इसको रिसीव करेंगे। सबसे पहले आपके सामने कोई स्टिमुलस होगा, आपके सामने कोई उद्दीपक होगा। अब वो उद्दीपक ये वीडियो हो सकती है, वो उद्दीपक मैं हो सकती हूँ। तो इस उद्दीपक के प्रति आप क्या करेंगे, आग्रहण करेंगे। आपका ध्यान जाएगा ब्लूम टैक्सोनॉमी मुझे पढ़ना है, आपका ध्यान गया कि मुझे ये पढ़ना है और आप ये वीडियो देखने आ गए, यानी कि ये आपका आग्रहण था। इसी तरह से कोई बच्चा है, वो जो भी चीज़ सीखने जा रहा है सबसे पहले वो प्रिपेयर होता है, वो तैयार होता है उस चीज़ के प्रति जो भी उसको सीखना है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब भी अब वो अवेयर हो गया, वो मोटिवेट हो गया सीखने के लिए, अब वो रिस्पॉन्स करता है, अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया का मतलब अब आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यानी कि आप जो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ आप उसके प्रति अनुक्रिया कर रहे हैं। आप नोट कर रहे होंगे, आप लिख रहे होंगे, आप सुन रहे होंगे, आप समझ रहे होंगे। तो ये आपकी क्या हो गई, अनुक्रिया हो गई। तो याद रखना सबसे पहले हमारा आता है आग्रहण। आग्रहण में हम क्या करते हैं,
अवेयर होते हैं, बच्चा अवेयर होता है, उसके बाद वो रिस्पॉन्स करता है, जो भी चीज़ें वो सीख रहा है, लिखेगा, सुनेगा, समझेगा, चीज़ों को जानेगा, क्लासरूम में एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, तो वो क्या कर रहा है, उसको वो रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वैल्यू करेगा। वैल्यू का मतलब है कि जो भी चीज़ वो सीख रहा है उसके प्रति एक उसको सम्मान की भावना आएगी, उस चीज़ को वो मूल्य देगा कि येस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये मुझे सीखना ज़रूरी है, तो उसको वैल्यू करने लग गया बच्चा। अब उस चीज़ को अपनी लाइफ में वो रिलेट कर रहा है, वो समझ रहा है चीज़ों को, तो उस चीज़ के प्रति उसकी एक वैल्यू जग गई, है ना। तो ये याद रखना। उसके बाद संगठन, यानी जो भी चीज़ वो सीख रहा है उसको ऑर्गेनाइज करना कि कब क्या कैसे यूज़ करना है। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसके बाद आप ये संगठन करेंगे। आप एक क्वेश्चन पेपर लेके बैठोगे और जब आप क्वेश्चन पेपर में ब्लूम टैक्सोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये आपने संगठन कर लिया कि हाँ भाई, जो मैंने सीखा, जिसकी मैंने वैल्यू की, उसको मैं कहाँ कहाँ पे कैसे मैं प्रश्नों को हल करूँगी या कैसे मैं प्रश्नों को हल करूँगा, आपने एक संगठन बना लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट में कैरेक्टराइजेशन बाय अ वैल्यू, हम मूल्यों का चरित्र वैशिष्ट चित्रण कर देते हैं। यानी कि मूल्यों के वैशिष्ट चित्रण का मतलब है कि आप अपनी फुल तरीके से इंटरनलाइज कर लेते हो, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लेते हो। तो ये हमारा क्या है, हमारे अफेक्टिव डोमेन का पार्ट है। एक एग्जांपल दूंगी फटाफट से कि जैसे आपको मैं क्या बता रही हूँ, हमारे मौलिक अधिकार, हमारे जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। मान लो मैंने आपको फंडामेंटल राइट मुझे आपको सिखाना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। आप पहले जानेंगे कि मैं आपको क्या सिखाने जा रही हूँ, आप पहले अपने आप को प्रिपेयर करोगे, ठीक है। उसके बाद आप रिस्पॉन्स करेंगे। जो भी मैं आपको बताऊंगी कि हमारा जो है ये हमारा अधिकार होता है, ये अधिकार होता है, ये अधिकार होता है, आप उसके प्रति आप रिस्पॉन्स करेंगे। फिर आप वैल्यू करेंगे, यानी कि जो भी अधिकार है, जैसे मान लो कि आपका राइट टू फ्रीडम है, तो आप उस चीज़ की वैल्यू करोगे कि यस हमें अधिकार है स्वतंत्रता का, हमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। तो आप उस चीज़ के प्रति क्या करेंगे, अपने आप उसकी वैल्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर है कि आप जो भी चीज़ सीख रहे हैं, आप जो भी आप अधिकारों को सीख रहे हैं, आप उसकी वैल्यू करना स्टार्ट करोगे। उसके बाद हम संगठन करेंगे। अब ये संगठन का मतलब होता है कि डिफरेंट जो आपने अधिकारों को पढ़ा, जिन भी अधिकार जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, आपने उन अधिकारों को जाना और उस अधिकारों को जानने के बाद आप क्या कर रहे हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप उसको अपने मन में, उसको अपने दिमाग में आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि आपको राइट टू फ्रीडम का यूज़ कब करना है, आपको राइट टू एजुकेशन क्या होती है, जितने भी हमारे बेसिकली अधिकार होते हैं, बोलने का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जितने भी अधिकार हैं, सभी के सभी अधिकारों को आप क्या करते हैं, समाहित कर लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो वो हमारे संगठन में आ जाएगा। उसके बाद पांचवा आता है हमारा मूल्यों का वैशिष्ट चित्रण। इसमें क्या होता है, सबसे हाईएस्ट होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी भी वैल्यू का कैरेक्टराइजेशन कर देते हैं, यानी कि आपने जो भी चीज़ सीखा या जो भी हमने अधिकारों को, जितने भी हमारे अधिकार थे, आप उसको अपनी ज़िंदगी में यूज़ करने लगते हो और आप पूरी तरह से अवेयर हो जाते हो, पूरी तरह से आप उनके प्रति जागरूक हो जाते हो। तो वो हमारा मूल्यों का वैशिष्ट चित्रण, यानी कि आप अपने अंदर उस चीज़ को लाते हो, आप अपने अंदर उस चीज़ को फील करते हो, तो उसे हम कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। ओके गाइस, सो ये थे हमारे भावात्मक पक्ष के बारे में। अब हम चलेंगे क्रियात्मक पक्ष पे, ठीक है। तो भावात्मक पक्ष हमारा डन है कि आपकी जो फीलिंग है, आप कोई भी चीज़ सीख रहे हैं, किसी भी चीज़ को लर्न कर रहे हैं, किसी भी विषय में आपका फीलिंग क्या है, आप उसको अंदर से कैसे फील करते हो। तो अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, बाकी आप खुद से भी समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम चलेंगे तीसरे पे। तीसरा पक्ष था हमारा क्रियात्मक पक्ष, जो कि किसने दिया था, सिम्पसन, हैरो एंड एंडरसन ने दिया था, ठीक है। सिम्पसन ने, हैरो ने एंड डेव ने दिया था, 3 लोगों ने दिया था, ठीक है। एंडरसन ने क्या किया था, इसको क्या किया था, एंडरसन ने इसको रिवाइज किया था 2001 में, जहाँ पे हमारा जो इवैल्यूएशन था वो यहाँ आ गया था और संश्लेषण जो था वो हमारा क्रिएटिंग हो गया था। बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। और ये आपका रिमेम्बरिंग हो गया था, बस इतना याद रखना है, ठीक है। रिमेम्बरिंग ये वाला, और मूल्यांकन नीचे आ गया था इधर, संश्लेषण की जगह पे मूल्यांकन, और संश्लेषण को ऊपर ले गया था, ऊपर ले जाया गया, क्रिएटिंग में कर दिया गया, इतना याद रखना है, ठीक है। अब हम चलेंगे
हमारा भावात्मक पक्ष डन है। अब हम चलेंगे क्रियात्मक पक्ष की ओर। क्रियात्मक पक्ष हमारा किससे संबंधित होता है? हमारे मोटर एक्टिविटीज, हम जो कार्य करते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां यानी हमारे सेंसेस, एंड हमारी कर्मेंद्रियां यानी कि जो हम हाथों से पैरों से हम जो वर्क करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, वो हमारे क्रियात्मक में आता है। तो यहाँ पे हमारी, आपको क्या समझ आ रहा है, हमारे फिजिकल एंड मोटर से रिलेटेड ये होता है, जिसे हम कोनेटिव भी कहते हैं। याद रखना, पेपर में पूछा जा चुका है कि जो हमारा साइकोमोटर डोमेन होता है उसे हम और क्या कहते हैं, तो उसे हम कोनेटिव डोमेन भी कहते हैं। ठीक है, कोनेटिव इसे कहा जाता है। इसमें हमारे कुछ छः इसमें वर्गीकरण किया गया, 6 इसमें वर्गीकरण था। क्या क्या है ये बहुत बेसिक देखेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से नहीं बनते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है हमारा सहज अंग संचालन, यानी कि रिफ्लेक्स मूवमेंट्स। रिफ्लेक्स मूवमेंट्स क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि हम जैसे कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं, या एक बच्चा छोटा है तो सबसे पहले वो कैसे सीखता है? रिफ्लेक्सेस से सीखता है। हमारे रिफ्लेक्सेस में क्या आ जाएगा? पलके झपकाना, या हमारे रिफ्लेक्सेस में जैसे आपने पियाजे की थ्योरी में भी पढ़ा होगा, बच्चे अपने रिफ्लेक्सेस से सीखते हैं, हाथ पैरों को यूं ही चलाना, पलके झपकाना, लार का बहना, और हमारा जो है, जो भी हमारा नेचुरल है बेसिकली, ठीक है, जो हमारे इंस्टिंक्ट होते हैं, वो हमारा क्या है? हमारा रिफ्लेक्सेस है। तो पहले बच्चा किससे सीखता है? रिफ्लेक्सेस से सीखता है। पकड़ना, चीज़ों को ग्रास्प करना, चूसना, उसको पकड़ना, ये क्या है? हमारा रिफ्लेक्सेस है। तो बच्चा पहले सहज क्रियाएं करता है, आपको सभी को पता है, छोटा बच्चा सहज क्रियाएं ही करेगा, और क्या करेगा? उसके बाद क्या करेगा? आधारभूत अंग संचालन करता है, यानी कि उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स आ जाते हैं। अब ये बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है, देखो सिंपल सी बात बताती हूँ। यहाँ पे आप बच्चों को यहाँ पे ना गाइड करते हो कि बेटा चलो, बैठो, खड़े हो, उठो, चलो, दौड़ो। तो जब आप बच्चे को एक तरह से क्या कर रहे हो, उसको गाइड कर रहे हो। जब बच्चा धीरे धीरे, आपने देखा होगा ना, स्क्रॉल करना, मतलब कि क्रॉल करता है, या धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे वो चीज़ों को पकड़ता है, भागता है, दौड़ता है, तो ये हमारी जो क्रियाएं होती हैं, ये आधारभूत क्रियाएं होती हैं, आधारभूत अंग संचालन होती है। तो सबसे पहले हमारे रिफ्लेक्सेस थे, जब बच्चा यूं ही हाथ पैरों को चला रहा है, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखा, दौड़ना सीखा, धीरे धीरे वो जो है खिसक खिसक के चल रहा है, तो वो आपका क्या है? आधारभूत अंग संचालन है। तीसरे में आता है शारीरिक योग्यताएं। अब बच्चा कुछ बैलेंस, बच्चा अपने अंदर एक कुछ बैलेंस को ले आता है, तो उसका शारीरिक योग्यताओं में आ जाएगा। ठीक है, शारीरिक योग्यताएं जैसे कि कुछ चीज़ों पे उसको पकड़, या कुछ चीज़ों पे बैलेंस बनाने लगता है। अब वो रस्सी कूद रहा है या कोई भी काम कर रहा है, ग्रॉस फाइन मोटर स्किल्स जो बच्चे की होती है, उसको वो अच्छे से यूज़ करना सीख जाता है। जैसे कि कैसे पेंसिल को पकड़ के लिखना है, कैसे फुटबॉल को किक करनी है, कैसे फुटबॉल को मारना है, या कैसे उसको कोई भी काम करना है, साइकिल कैसे चलानी है, ये चीज़ें जो है बेसिकली आपका शारीरिक योग्यताओं में आ जाता है, जहाँ पे बच्चे में थोड़ी सी कैपेसिटी आ जाती है अपने आप को बैलेंस करने की। उसके बाद आता है प्रत्यक्षीकरण योग्यता है। हमारा परसेप्चुअल एबिलिटी क्या होती है? परसेप्चुअल एबिलिटी मतलब कि अब वो क्या करता है कि जो भी उसने बेसिक जो उसने स्किल मूवमेंट सीखा, जो फंडामेंटल मूवमेंट सीखा, उसके बेसिस पे वो परसीव करता है चीज़ों को। और परसेप्शन वो कैसे करता है? देख करके, सूंघ करके, स्मेल करके, टच करके, हम अपने सेंसेस से जब क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को समझने लग जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चा परसेप्चुअल तरीके से चीज़ों को समझता है और जानने लगता है। उसके बाद पांचवा आता है हमारा कौशल युक्त अंग संचालन। कौशल युक्त अंग संचालन में क्या होता है कि यहाँ पे बच्चा क्या करता है? अभ्यास करता है। जो भी चीज़ उसने सीखी उसका वो क्या करता है? अभ्यास करता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे उसका नृत्य आ गया, डांस, ठीक है, या स्विमिंग कर रहा है बच्चा। आपने बच्चे को पर्टिकुलर कोई चीज़ आप सिखा रहे हो, है ना, जैसे कि आप उसको एक तरह से बैडमिंटन खिला रहे हो, है ना, तो ये क्या है कि जो भी क्रियाएं बच्चा एक्सरसाइज के थ्रू कर रहा है, वो उसका कौशल युक्त अंग संचालन होता है। और लास्ट में हमारा 6ठे नंबर पे आता है हमारा सांकेतिक संप्रेषण। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे को किसी भी प्रकार की अब उसको किसी गाइड की या किसी उसकी ज़रूरत नहीं होती है। बच्चा अब यहाँ पे अपनी एक तरह से
आपको पता है ना, हमारी भाव को वो दिखाने लगता है। मतलब कि इशारों में किसी से बात करना, भाव भंगिमाएं जहाँ पे आ जाती है हमारी, ठीक है, जिसको हम फेशियल एक्सप्रेशंस कहते हैं, वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। मतलब बच्चा पूरी तरह से अपने बॉडी को बैलेंस करना सीख गया। और जैसे कि अब हम हैं तो हम अब इशारों में भी किसी से बात कर लेते हैं। हमारी जो एक फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी हमारे क्या है, वो भी हमारे साइकोमोटर डोमेन का एक पार्ट होता है। तो यहाँ पे बच्चा इतना ट्रेंड हो जाता है कि अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। अब वो नॉन डिस्कसिव कम्युनिकेशन भी कर सकता है, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी यहाँ पे बच्चा करने में बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, एकदम अच्छा हो जाता है। तो ये हमारा कौन सा था, क्रियात्मक पक्ष था। ठीक है गाइस, सो ये हमारा क्रियात्मक पक्ष में हमारा रिफ्लेक्सेस था, फिर हमारा बेसिक था, उसके बाद बच्चे ने फिजिकल एबिलिटीज़ की, उसको थोड़ी अपने फिजिकल एबिलिटीज़ पे उसको पकड़ आई। उसके बाद वो परसेप्चुअल एबिलिटीज़ पे आया। परसेप्चुअल का मतलब है कि टेस्ट करके, सूंघ करके, टच करके चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने लग गया। तो उसके बाद कौशल युक्त, यहाँ पे बच्चा स्किलफुली चीज़ों को सीख रहा है, उसको अभ्यास कराया जा रहा है। और लास्ट में आपका आ जाएगा सांकेतिक, यानी कि बच्चा संकेतों के माध्यम से भी अब जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कर सकता है, अपनी बॉडी के थ्रू वो गेस्चर्स को यूज़ कर लेता है। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे क्रियात्मक पक्ष। और भावात्मक पक्ष में हमने 5 चीज़ें डिस्कस की। आई होप आपको ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट था वो था हमारा कॉग्निटिव डोमेन, जो कि ब्लूम के द्वारा दिया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला था, याद रखना, रिमेंबरिंग वाला जो है आपका रिवाइज टेक्सोनॉमी में आ गया था। ज्ञान की जगह पे आपका, नॉलेज की जगह पे रिमेंबरिंग, उसके बाद समझ, किसी भी चीज़ की समझ होना, बोध, उसके बाद हमारा प्रयोग होना, उसके बाद विश्लेषण, संश्लेषण को बाद में क्रिएटिंग कर दिया गया 2001 में एंडरसन के द्वारा। और जो मूल्यांकन था उसको नीचे ले आया गया इवैल्यूएशन में इधर। ठीक है, तो ये हमारा रिवाइज था, बस इतना याद रखना है आपको। ओके, सो गाइज, आई होप आप लोगों को आज के सेशन में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे पहली बार अगर आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा मैक्सिमम। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट, कोई आपको प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो। एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मिल जाएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।